तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक करंट जीके की जो बात है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मुद्दा है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, CRA जो होती है। तो आज डिटेल में जानेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा मुद्दा वो CRA भी नहीं है, CRA से आगे बढ़ के है। होता क्या है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे समझ गए तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड, भाई इसकी क्यों जरूरत आ पड़ी। दूसरा, इसको करता कौन है। तो करने के लिए कुछ संस्थाएं होती है, कुछ कंपनी होती है प्राइवेट, वो होती है, उनको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर का, जैसे मूडीज का नाम सुना होगा, जैसे कि फिच का नाम सुना होगा, और इकरा है, बहुत सारी संस्था हैं ऐसे नाम सुना होगा इनका। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सोवरिन क्रेडिट रेटिंग। सोवरिन क्रेडिट रेटिंग, भाई क्रेडिट रेटिंग प्राइवेट कंपनी की भी हो सकती है और गवर्नमेंट की भी हो सकती है। जब गवर्नमेंट या किसी देश को क्रेडिट रेटिंग दी जाए तो उसको क्या कहते हैं, सोवरिन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। और जो मुद्दा है इसके बाद हमारा शुरू होगा कि भारत की जो इंडिया की सोवरिन क्रेडिट रेटिंग है ना, जो सोवरिन क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत लो है, काफ़ी कम दे रखी है इन फर्मों ने। जो मूडी है इन्होंने भारत की सोवरिन क्रेडिट रेटिंग काफ़ी लो दे रखी है। तो ऐसा क्यों कर रखा। और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया बेसिकली अभी देखो न्यूज़ ये थी कि है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, भारत का जो वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी वगैरह, ये प्रयास कर रहे हैं कि ये मूडी, ये फिच, ये क्या करे, भारत की सोवरिन रेटिंग को अपग्रेड करो। जो आपने हमको बहुत नीचे रख रखा है ना, बहुत लो लेवल की सोवरिन रेटिंग दे रखी है, उसको आप अपग्रेड करो। तो इनके साथ क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करके क्या कर रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंटेशन देगा बेसिकली कि हमारा ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आधार पर हमारी रेटिंग को सुधारा जाए। तो दोस्तों, ये पूरी राम कहानी है आज के मुद्दे की। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। देखो, कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, सपोज को मेरे पास 1,00,000 रुपये है। अब मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पैसे को किसी को लेंड करके उधार देके कुछ पैसा कमा लूँ। ठीक है, देते हैं हम गांव में सबको उधार देते हैं। लेकिन लेने वाले A, B, C, D ऐसे कई लोग हो सकते हैं। तो अब मैं इनमें से किसको पैसा उधार दूंगा। और एक बात आप लोग ये तो ध्यान नहीं होगा, जब भी हम पैसा उधार देते हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या ध्यान रखते हैं। मेन चीज़ इंटरेस्ट का नहीं कि भाई जो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा उसको लोन देगा, नहीं। सबसे मेन चीज़ जो हम ध्यान रखते हो कि पैसा रिटर्न में आया है, नहीं तो डूब नहीं जाए। कई बार ऐसा होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट के चक्कर में हम लोन दे देते हैं, वो पैसा डूब जाता है। तो जब कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति लोन देता है तो सबसे पहले जो उसके दिमाग में होता है कि वो पैसा वापस लौट के आए, कुछ कम इंटरेस्ट के साथ आए लेकिन आए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, रिटर्न होती है। तो अब इतने सारे लोग हैं, ये पैसे लेने को तैयार हैं। ऐसे ही जब बैंक है, अब बैंक से सैकड़ों आदमी लोन लेने को तैयार है, तो वो किसको लोन दे, कैसे पता चले बैंक के किस आदमी की क्या वैल्यू हो। या फिर कई सारी कंपनी, जैसे कंपनी ए है, इन्फोसिस होगी, ये टाटा होगी, सपोज करो ये शेयर मार्केट में IPO लेके आए, ये अपना कोई डेट मार्केट में बॉन्ड लेके आए। तो अब आम जनता को कैसे पता चलेगी इन कंपनी की क्या स्थिति है। भाई मैं IPO में निवेश करूंगा, तो कैसे मुझे पता चले कि इस कंपनी की स्थिति क्या है, इसको IPO को निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है कंसेप्ट क्रेडिट रेटिंग का। अगर सपोज करो ये कंपनी A है, ये कंपनी B है, अगर किसी प्रकार से कोई एजेंसी इनको स्टडी करके कि ये पैसा कितना जो उधार ले रहे हैं ये चुका सकता नहीं चुका सकता, इसके आधार पर इनको रेटिंग दे दे। जैसे बहुत अच्छा है कि हाँ ये आदमी, तो जैसे गांव में होता है ना, अपने गांव में मैं 1,00,000 रुपये उधार देना चाहता हूँ कि नहीं, ये A आदमी तो बहुत अच्छा है। क्या A आदमी तो बहुत अच्छा है, ये तो हमेशा पैसा चुकाता है। B ठीक है, थोड़ा एवरेज टाइप का है। C तो थोड़ा बदमाश है, ये तो कई पैसे खा गया। और D तो और बदमाश है, कभी पैसा चुकाया नहीं किसी का। तो हो सकता है कि ऐसे A को क्या करूँ, मैं बढ़िया रेटिंग दे दूँ, AAA दे दूँ। ठीक है, थोड़ा हल्का है तो मैं उसको BBB दे दूँ। हो सकता है तो मैं इसको CCC दे दूँ, या इसको DDD दे दूँ। तो इस प्रकार से मैं रेटिंग दे दूं। अब मेरे पास पैसे है तो मैं तुरंत पूछूं तेरी रेटिंग क्या है, कि AAA है। अरे तू तो अच्छा आदमी है, मतलब इट मीन्स AAA तो मतलब अच्छा है। तो क्रेडिट रेटिंग यही बताता है कि ये आदमी पैसे चुकाने की क्षमता है नहीं है, क्रेडिट वर्थिनेस है नहीं है, मतलब पैसे चुकाने की इसकी क्षमता है नहीं है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, बेसिकली क्रेडिट रेटिंग इसको कहते हैं। तो अगर ऐसे क्रेडिट रेटिंग मिल जाए तो आदमी जब भी, जैसे मान लो सपोज करो ये इतनी सारी कंपनियां हैं, ये इधर सारे इन्वेस्टर हैं, A, B, C, D, कई सारे इन्वेस्टर हो सकते हैं। ये इन्वेस्टर हैं जो किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। इधर कंपनी है, सबको ये टाटा है,
ये आईटीसी है, ये मान लिया कि किंगफिशर है। अब ये सपोज करो ये कोई बॉन्ड लेके आती है, तो अब कैसा इसको ये इन्वेस्टर इनको निवेश करे? तो ऐसा एक काम करो ना, कुछ इंडिपेंडेंट संस्थाओं को काम दे दो। इंडिपेंडेंट संस्था है वो इनकी स्टडी करे हर कंपनी की, और ये इसका कि ये तो बहुत अच्छी है, वापस पैसा लौटा दी तो ट्रिपल ए दे दो इसको। ये आईटीसी कम अच्छी है, डबल ए दे दो। ये तो मान लिया तो डूबने के कगार पे तो ट्रिपल डी दे दो। तो इस प्रकार से इस कंपनियों को, प्राइवेट व्यक्ति को क्या दिया जाता है? रेटिंग दी जाती है दोस्तों। रेटिंग का मतलब होता है वो चुकाने की क्षमता पैसे कितनी है, जिसकी चुकाने की क्षमता अच्छी होती है उसको बढ़िया रेटिंग मिलती है, और जिसकी कम होती है उसको कम रेटिंग मिलती है। ये तो बात होगी इंडिविजुअल कंपनी की। ऐसे तो दोस्तों देश क्या होता है, जैसे भारत है। अब भारत देश में भी हम लोग, आपको पता है गवर्नमेंट बोरिंग करती है, भारत में गवर्नमेंट खूब पैसा उधार लेती है। तो ऐसे ही है ना, जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती है ना, देशों को रेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि भारत की, ठीक है, एक अमेरिका हो गया, तो अमेरिका तो कर्ज लिया हमेशा चुकाया, तो अमेरिका को बहुत अच्छी रेटिंग दी जाती है, ट्रिपल ए। इंडिया का ठीक ठाक थोड़ा एवरेज टाइप का है, तो इसको ट्रिपल बी, ट्रिपल सी ऐसे दे दो। ऐसे दुनिया के देशों को भी क्या होती है, रेटिंग दी जाती है। तो अगर देश को रेटिंग दी जाती है तो उसको सोवरिन कहते हैं। आप लोग जानते हो देश या सरकार सोवरिन होती है, संप्रभु होती है। तो ऐसे ही इसको क्या कहते हैं, सोवरिन रेटिंग कहते हैं देश को। अब जिस देश की रेटिंग बढ़िया होगी, सपोज करो ये एप्पल है, ये 10 लाख इसके पास 100 करोड़ रुपए ये कहीं निवेश करना चाहता है। अब एक तरफ एक साथ देश है जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, मतलब ये इसका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, अच्छा पैसा है। एक देश है ट्रिपल बी है, एक देश बिल्कुल कबाड़ में दिवाले टाइप है, पाकिस्तान समझ करो, जिसके पास पैसा ही नहीं है। तो अब ये जो निवेश करना चाहेगा तो कहाँ पसंद करेगा? तो जाहिर सी बात है ट्रिपल ए में करना चाहेगा। तो यहाँ ये रेटिंग का ये फायदा मिलता है। रेटिंग से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, तो जिन देशों की रेटिंग अच्छी होती है वहां पर पैसा निवेश करना पसंद करते हैं। दूसरी बात, रेटिंग का एक और फायदा होता है। देखो पैसे का सीधा सिद्धांत है, ज्यादा जोखिम लेते हो तो फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। अगर आपने किसी ऐसे आदमी को लोन दे रहे हो जिसकी रेटिंग कम है, तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। समझ लो ट्रिपल ए रेटिंग वाला है, मतलब इसकी अच्छी है, तो इसको कई लोग पैसे देने को राजी हो जाएंगे, तो इसको लो इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? लो इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा। सपोज को किसी की ट्रिपल बी है, तो ये थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, तो इसको है ना एवरेज इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। और डी बिल्कुल नकार आदमी है, तो ठीक है, उसको तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। गाँव में देख सकते हैं हम, जिसकी साख अच्छी होती है उसको कम दाम पर भी आदमी लोन देने को तैयार हो जाता है, ठीक है इसका पैसा तो 100% सेफ है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा रिस्क लगता है वहाँ पर फिर आदमी क्या करता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा वसूलता है। तो ये इससे फायदा होता है कि इसको क्या होगा, जैसे मान लो भारत के अगर की रेटिंग लो है, तो यहाँ की कोई कंपनी सपोज करो अमेरिका में पैसा उठाएगी, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी रेटिंग कम है। तो यही मुद्दा चल रहा था। और ये काम क्रेडिट रेटिंग का जो काम करता है उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं। प्राइवेट कंपनी जो होती है, बेसिकली बड़ी बड़ी फर्में होती है, जिनको वहाँ की गवर्नमेंट वगैरह लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई हवा में ये काम करना शुरू कर दे। तो इसको क्या कहते हैं, जो काम क्रेडिट रेटिंग का काम करता है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। ऐसे तो दुनिया भर में बहुत है, लेकिन उनकी इज्जत भी तो होनी चाहिए जनता की नजर में। तो ऐसे दुनिया में 3 बड़ी कंपनी है, बिग 3 कहते हैं जिनको। एक तो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P, दूसरी है फिच रेटिंग, और थर्ड है मूडीज। ये 3 कंपनियों का पूरी दुनिया में नाम है। जितने भी इन्वेस्टर है ना, उन सबका इनमें बड़ा सम्मान है। अगर ये किसी देश को रेटिंग देती है, किसी कंपनी को, प्राइवेट व्यक्ति को रेटिंग देती है, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। ऐसे तो अब मैं ही रेटिंग देना शुरू कर दूं तो मेरी रेटिंग को मानेगा कौन? कोई निवेशक भी नहीं मानेगा। लेकिन ये 3 का दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान है। इन 3 का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, मूडीज, ये 3 है ना रेटिंग प्रदान करती है, और इनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में। यहाँ तक बात ठीक होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की सोवरिन रेटिंग क्या है। तो मैंने ये आपके लिए देखो ये तो आपका आज का न्यूज है से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया, अभी बताता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ। ये है, देखो, ये है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये फिच है, ये मूडी है। 3 है बिग 3। ये तीनों ने क्या करती है, रेटिंग देती है। अब ये रेटिंग देखो, ये देखो, आप लोग इतना जटिल नहीं समझ पा रहे होंगे, ट्रिपल ए, डबल ए, पर इतना समझ रहे हो कि सबसे बढ़िया ट्रिपल ए है। नीचे जैसे जैसे जाएंगे उतना ही ये हल्का होता जाएगा, उतना ही मतलब चुकाने की क्षमता कम होती जाएगी। बेसिकली क्रेडिट रेटिंग क्या बताती है कि उस सामने वाला आदमी के पैसे चुकाने की क्षमता है नहीं है। ट्रिपल ए तो मतलब कि बहुत अच्छी क्षमता है, उसको पैसा चुका देगा वापस। डबल ए तो थोड़ा उससे कम, और नीचे डी तक जाएंगे तो बिल्कुल बेकार है, ये तो पैसे नहीं चुका पाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये ए और ये बी, जो ये यहाँ तक है ना, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड मानी जाती है। मतलब ठीक है कि यहाँ तक है ना, कोई भी है ना निवेशक इन देशों में निवेश कर सकता है, यहाँ तक ठीक ठाक है, मतलब निवेश कर सकते हो आप। इसके नीचे का बेसिकली जंक माना जाता है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड।
आप देख सकते हो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इसके भी कई कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये सब क्या है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। मतलब इसके बाद निवेश नहीं करना चाहिए, बचा जाना चाहिए नीचे वाली रेटिंग से। अब इसके भी है ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड के भी कई सारे प्रकार हैं, जिसमें ए प्राइम, बी हाई ग्रेड, ये अपर मीडियम ग्रेड, ये लोअर मीडियम ग्रेड। ठीक है, ये 4 पार्ट है इन्वेस्टमेंट ग्रेड के, लेकिन पर ठीक है, यहाँ तक ऐसा निवेश किया जा सकता है। इसके नीचे का क्या है नॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पैसा निवेश करने से बचना चाहिए। जैसे स्पेकुलेटिव हो गया, हाईली स्पेकुलेटिव हो गया, सबस्टेंशियल रिस्क हो गया और एक्सट्रीमली स्पेकुलेटिव हो गया, तो यहाँ पैसा बचना चाहिए। तो देखो भारत की रेटिंग ये है, इसने दी गई है कैसे, देखो ट्रिपल ए, डबल ए, ये ट्रिपल ए पे अमेरिका है, फिर डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस, ट्रिपल बी प्लस बी, ट्रिपल बी माइनस, ये स्टैंडर्ड एंड पूर्ण दी, ट्रिपल बी माइनस इंडिया ने दी है, बी डबल ए 3 किसने को ने दी है, मूडीज ने दी है। तो देखो इंडिया की जो रेटिंग है ना, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे नीचे है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड में लोवेस्ट है। अगर हम इससे एक भी नीचे गिर जाए, सपोज करो यहाँ आ जाए, तो हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, तो वो तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। तो भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि भाई हमारी स्थिति बढ़िया है, फंडामेंटल बढ़िया है, सब कुछ देश में अच्छा चल रहा है, सब चंगा सी, तो फिर हमको यहाँ क्या करो, हमको अपग्रेड करो, क्या करो, हमको अपग्रेड करो और हमारी रेटिंग को सुधारो। जैसे बी डबल ए 3 तो इसको A3 दे दो, A2 दे दो, ताकि हम क्या करें, हमारी स्थिति और बढ़िया हो सके। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो रेटिंग है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे लोवेस्ट है। तो अगर हम एक भी नीचे गिरे तो सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉन इन्वेस्टमेंट में पहुँच जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी स्थिति होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आना बंद हो जाएगा, FDI के रूप में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FPI के रूप में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आना यहाँ पर कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम इसको किसी के प्रकार से अपग्रेड करें। तो कैसे करें, तो वो इन कंपनियों के पास जा रही है, कंपनियों को बुला रही है, बुला के इनको प्रेजेंटेशन दे रही है, भाई तुम्हारा क्या क्या मापदंड है, हमारा देखो ये स्थिति बढ़िया है, इंडिया में GDP ग्रोथ रेट बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आप इसको अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे। तो मुद्दा आप समझिए। अब इंडिया का क्या क्या तर्क है ये हम देखेंगे। मुद्दा, इंडिया सेवरिंग क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपग्रेड करना चाहती है। मैंने आपको क्रेडिट रेटिंग बता दिया, सोवरिन क्रेडिट रेटिंग के बारे में समझा दिया। जब देश को क्रेडिट रेटिंग देते हैं कौन देता है, तो हम CRA के बारे में बता दिया, बिग 3 के बारे में हमने जान लिया। फिर से अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका UK दोनों जगह बेसिकली इसके हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क और लंदन में। मूडीज अमेरिकन है, S&P क्या US के बेस्ड है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे है ना, जैसे मान लो इंडिया की रेटिंग अच्छी है तो ये देश की बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अमेरिका का जो कोई निवेशक है वो यहाँ के शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है FPI के रूप में, तो वो निवेश करेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इससे फॉरेन निवेश क्या होता है, बढ़ता है, अगर क्रेडिट रेटिंग आपकी अच्छी होती हो। साथ में अगर कोई भारत की कंपनी, सपोज करो ये इंडिया की क्या है, इन्फोसिस है, ये अमेरिका के क्या कर देगी, अमेरिका के कोई शेयर मार्केट से कुछ पैसा उठाना चाहती है, बोरो करना चाहती है, तो जैसे यहाँ का निवेशक देखेगा यार ये तो इंडिया से आया, इंडिया की रेटिंग बहुत अच्छी है, वहाँ का देश की तो कंपनी अच्छी होती है, तो अब इसको क्या करेगा, कम दाम पर, चीप रेट पर क्या मिलेगा, चीप इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। तो ये कई सारे फायदे होते हैं इसके, सोवरिन क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो रही है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। प्राइवेट कंपनी जो फॉरेन से कम दाम पर लोन ले सकती है, लो इंटरेस्ट पे इसको लोन मिल जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। अब मुद्दा क्या, इंडिया की सोवरिन क्रेडिट रेटिंग है ना वो काफ़ी नीचे रखी गई। मैंने बताया लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। इसके एक नीचे पहुँचते हम कबाड़ में पहुँच जाएंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था एक बार कि भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है केवल कबाड़ से या जंग से एक ऊपर है, जंग से एक ऊपर है। तो ये बात तो हालांकि सही है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड से तो लोवेस्ट है, मतलब हम उसके बाद नीचे जंग आ जाता है तो जंग से एक लेवल पर ऊपर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अब इंडिया चाहता है कि उसकी रेटिंग बढ़े। अब कैसे बढ़े भाई, भाई क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है, क्रेडिट रेटिंग का सीधा सा मतलब है कि कोई देश पर अगर कर्जा है, जैसे इंडिया पे कोई कर्जा है डेट, तो ये उसको चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, कर्ज चुका पाने की क्षमता बताता है। अगर क्षमता बढ़िया है तो बढ़िया रेटिंग मिलेगी, कम है तो कम मिलेगी। तो भारत सरकार के क्या क्या आर्गूमेंट है, भारत सरकार क्या बोलना चाहती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, भाई हमारी क्रेडिट रेटिंग को सुधारो। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी आज दिन तक की नॉन डिफॉल्ट हिस्ट्री है, मतलब आज दिन तक आज़ादी के बाद से 1947 से लेके ये 2023 ले लो, लगभग 75 ईयर हो गए। 75 ईयर के इतिहास में भारत ने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया। मतलब डिफॉल्ट का मतलब होता है लोन लेके नहीं चुकाना, लोन लेके नहीं चुकाना। जैसे अभी पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर दिया, श्रीलंका ने डिफॉल्ट कर रखा है, लोन लेके नहीं चुकाना। इवन जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि ग्रीस वगैरह ने बीच में ना डिफॉल्ट कर दिया था। तो इंडिया के 75 साल के इतिहास में आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ
कि हमारे ऊपर किसी गवर्नमेंट का कोई कर्जा हो, विदेशी कंपनी का कर्जा हो, या विदेशी सरकार का कर्जा हो, या देश का ही कर्जा हो, किसी का गवर्नमेंट ने देश से बोल लिया हो, तो कभी हमने नहीं चुकाया हो। तो 75 ईयर का इतिहास का हमारा गवाह है कि हमने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। जब हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे मतलब हम हमेशा लोन चुका रहे हैं। लोन चुका रहे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग सुधारते क्यों नहीं हो तुम भाई? हमको इतना नीचे क्यों रख रखा? तो भारत सरकार का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है भाई, जीरो सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री है। आज दिन तक भारत की सरकार ने कभी भी कोई पैसा जिसका भी लिया, एक एक रुपए पाई चुकाया। कभी भी किसी का ये नहीं कि भाई 1 महीने बाद ही दे दूं, ऐसा नहीं हुआ। आज दिन तक भारत सरकार ने कभी भी 1 रुपया भी किसी का लेट या किसी प्रकार से ब्याज में माफी कुछ भी नहीं कराया। पूरा पैसा एक एक पाई चुकाया 75 ईयर के इतिहास में। तो हमारा इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर हमारी वो क्या करनी चाहिए? हमारी वो क्रेडिट रेटिंग बढ़ानी जानी चाहिए। आप लोगों ने क्या कर रखा है? ये मूडीज ने इन्होंने देखो, ग्रीस, इटली, ये इटली जैसे देश डिफॉल्ट कर चुके हैं। मतलब अपने ऊपर कर्जा था, इन्होंने आप खड़ी कर दिया कि भाई हमारी स्थिति नहीं कर चुकाने की। ऐसे देशों की रेटिंग हमसे ऊपर है, डिफॉल्ट करने वाले कंट्रीज की रेटिंग हमसे ऊपर है, इंडिया से ऊपर है, और हमको नीचे। तो ये तो सर गलत बात है भाई। जिसने कभी जिंदगी में डिफॉल्ट नहीं किया उसको आप रेटिंग नीचे दे रहे हो। अब भाई जिन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है, पैसे खा रखे हैं, कभी पैसे नहीं चुकाए है, उसको आपने ऊपर दे रखा, तो ये गलत बात है। तो इसलिए क्या करो, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को सुधारो, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेक्स है। भारत का लगभग विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? $600 बिलियन है। तो सपोज करो इंडिया है, अगर इंडिया ने कभी यूएसए IMF या कई फॉरेन से कोई भी बोरो लिया, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है। हमारे पास $600 बिलियन है, इससे कम हमारा उधार है। फॉरेन जो हमारा उधार है ना, विदेशी उधार है, वो बहुत कम है इसकी तुलना में। तो हम आराम से जब चाहे, जिस दिन चाहे, जिस सेकंड चाहे, गवर्नमेंट चाहे आज, तो आज के आज पूरा कर चुका सकती है, पूरा विदेशी कर चुका सकती है। भारत के पास इतनी क्षमता है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी डॉलर वगैरह इतनी मात्रा में भंडार में पड़े हुए हैं कि हम जब चाहे क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा विदेशी कर चुका सकते हैं। तो इसलिए हम डिफॉल्ट होने का संभावना नहीं है। मान लो सपोज करो आप 1 लाख रुपए उधार है, ठीक है, उधार ले रखे, लेकिन इतने 2 लाख रुपए आपके बैंक में FD है, ठीक है। तो आप इसको 1 लाख रुपए को कर्जा है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, 2 लाख रुपए आपके पास FD है, जिस दिन चाहो, जिस क्षण चाहो FD चुड़ाई, इसको कर्जा चुका सकते हो। तो आप कैसे डिफॉल्ट हो जाओगे? डिफॉल्ट हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे हमारे पास इतना बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार है, तो हम जब चाहे, जिसमें चाहे विदेश का जब कर्जा जब चाहे तब चुका सकते हैं। तो डिफॉल्ट होने की हमारी संभावना नहीं है। इसलिए क्या करो, हमारी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करो। ये एक मुद्दा ये होगा। दूसरा होगा जो दोस्तों, हमारा जो विदेशी कर्जा, सब हमारा जो टोटल कर्ज है भाई, भारत सरकार कर्ज लेती है, कुछ विदेशों से भी लेती है, कुछ देश से लेती है। देश में जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह लॉन्च करती है ना, G-SEC वगैरह करती है, उसके माध्यम से उधार करती है। तो अगर हमारे पास 100 रुपये कर दे तो 97 रुपये करते देशी डोमेस्टिक करेंसी में, रुपये में, और 3 रुपये विदेशी मुद्रा में। तो जितना ज़्यादा देशी करेंसी में होता है उतना ही एक तरह से अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि देशी करेंसी में आदमी कभी डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? अगर मानो सब गवर्नमेंट को लगा तो और नोट प्रिंट कर देगी। अगर गवर्नमेंट को लगा कि मुझे पैसा चुकाना है और मेरे पास पैसा नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? RBI को बोलो नोट छाप ले, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी, कोई बात नहीं, चला लेंगे, लेकिन कर्ज चुका देंगे। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी में कर्ज आपके ऊपर होता है तो चिंता करने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास करेंसी प्रिंट करके उसको चुकाने का ऑफर रहता है। केवल 3% विदेशी मुद्रा में है, 3% सपोज डॉलर में है, तो डॉलर के लिए हम छाप दे सकते हैं हमारे पास में। अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं तो हम नहीं चुका पाएंगे, तो डिफॉल्ट हो सकता है। इसलिए हमारे मुद्रा में, हमारे जो डेट की स्ट्रक्चर है उसमें फॉरेन डिनोमिनेटेड कम है, ये अच्छा माना जाता है। डोमेस्टिक जो करेंसी है उसमें कर्ज हो तो अच्छा माना जाता है, ताकि हम कभी भी उसको चुका सकें। और आज दिन तक ये इतिहास भी गवा रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी में कभी भी क्या होता है, डिफॉल्ट नहीं होता। इवन श्रीलंका के पास सब कुछ है, लेकिन श्रीलंका की करेंसी में डिफॉल्ट नहीं किया इसने, क्योंकि वो तो नोट छाप सकता है। ये डॉलर में इसको कोई कर्ज था, सब चाइना का, जापान का, वहाँ ये डिफॉल्ट किया, वहाँ नहीं चुका पाया क्योंकि डॉलर इसके पास नहीं थे। लेकिन लोकल करेंसी तो होती है, नहीं होती तो प्रिंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन होता है हमेशा देश के पास में। तो ये भी अच्छी बात है। तो देखो, एक तो जीरो से सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, एक्सट्रीमली लो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट ऑफ सोवरेन। सरकार के पास जो कर्जा है उसमें जो विदेशी जो करेंसी में डिनोमिनेटेड है ना, वो बहुत कम है। डॉलर में, यूरो में, पाउंड में, ये बहुत कम है। ज़्यादातर किसमें? रुपये में। तो रुपये तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। कंफर्टेबल साइज ऑफ इट्स फॉरेक्स, ये तो मैंने पहले बता दिया। भारत का लगभग $600 बिलियन क्या है हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार है, काफ़ी अच्छी स्थिति है, जब चाहे जब चुका सकते हैं। अब इनके लिए भारत बेसिकली क्या है, जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली इनका सबके ऑफिस कहाँ है? ये सब USA UK बेस्ड है।
तो इनका क्या, जो ये विकसित देश है ना, गोरे देश, डेवलप्ड कंट्री, इनके प्रति एक बायसनेस होती है। जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, इनके प्रति ये क्या होते, ये क्या पता, इनके प्रति झुकाव पॉजिटिव होता है इनमें, क्योंकि ज़्यादा इनके एम्प्लॉय ज़्यादातर पढ़े लिखे, कब कोई अमेरिका में पढ़ा है, कोई ब्रिटेन में पढ़ा, ज़्यादातर लोग भी वही होते हैं, और ये कंपनियां भी वहाँ की है, इनके निवेशक भी इन कंपनियों में जिसने पैसा लगा रखा है वो भी लोकल होते हैं। तो ये इनका क्या होता है, ये जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, इनके प्रति क्या होता है, ये बायसनेस होती है इनके प्रति, इनको जानबूझ के ऐसा माइंडसेट होता है कि ये तो गरीब देश है, इनको तो रेटिंग हमेशा नीचे होनी चाहिए। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये बायस होते हैं टुवर्ड डेवलपिंग कंट्री, ये गलत बात है। साथ में एक क्या, जो ये क्रेडिट रेटिंग देते हैं, तो इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे दिया, अमेरिका को AAA कैसे दिया, अब इंडिया को BAA कैसे दिया, इसका क्या प्रोसेस है, कोई मापदंड होना चाहिए ना, जो मेजरमेंट तो होगा, ऐसे कैसे दे देते हो किसी को भी। तो ये मेजरमेंट क्या है दोस्तों, ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसा हमारे एग्जाम में होता है, भाई ठीक है आपने एक क्वेश्चन कर लिया 2 नंबर मिल गए, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होने चाहिए, कुछ पैरामीटर होने चाहिए कि भाई ठीक है इस देश पे इतना कर्ज है तो ये स्थिति होगी, इस देश में GDP ग्रोथ रेट इतनी होनी चाहिए, इस देश में मुद्रा भंडार इतना होना चाहिए, तो इसके इतने अंक मिलेंगे, इस हिसाब से क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना। आपने हवा में आपस में अंदर बैठ कर निर्णय ले लेते हो, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट लोगों को नहीं बता दे, पूरी दुनिया को बताओ भाई हमने इस पैरामीटर के आधार पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग घोषित करी है इस देश की। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है। जैसे इंडिया की GDP ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, आज की डेट में इंडिया क्या पूरी दुनिया में क्या टॉप पर है GDP ग्रोथ रेट। अभी 2022-23 का डेटा आपने पढ़ा होगा, 7.2 है, जब जर्मनी में इनमें मंदी आ रही है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन इंडिया 7.2 से ग्रोथ कर रहा है। तो इतना अच्छा हमारा स्थिति है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास बहुत है, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ सबसे कम है, पूरी दुनिया परेशान है, अमेरिका इनमें, यूरोप में, लेकिन हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। और भी हमारे साथ कई बड़े फंडामेंटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ रहा है, नए प्रोजेक्ट, रोड, रेलवे, पोर्ट वगैरह काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, कई सारी स्कीम्स लागू की जा रही है। तो हमारे यहाँ देश में काफ़ी अच्छा स्थिति है। तो इसलिए क्या करो, हमारी रेटिंग बढ़िया होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर का इस्तेमाल, जैसे कि GDP ग्रोथ रेट होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री हो सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, ये सब अपनाया जाना चाहिए। तो इनके आधार पर क्या हो, इनको पॉइंट दो, स्कोर दो भाई, इस देश में ये होना तो ये रेटिंग मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, पारदर्शी नहीं है। साथ में इंडिया के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, भारत सरकार कहती है हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लगभग हमारी इकोनॉमी आज की डेट में $3.75 ट्रिलियन की होगी, पूरी दुनिया में 5 नंबर की है। तो इतनी बड़ी लार्ज इकोनॉमी को आप इतना नीचे क्या कर रहे हो, रेटिंग दे रहे हो। हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे पास फास्टेस्ट, दुनिया के जो मेजर इकोनॉमी है ना, उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, 7.2% से। तो जब हमारे पास इतना सब कुछ है, तो फिर हमारी रेटिंग इसमें कबाड़ के यहाँ पे क्यों रख रखी है, जंग के यहाँ पे, जंग से एक ऊपर, निवेश में सबसे नीचे रख रखी है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम ऐसे देश जो नेगेटिव में मंदी चल रहे हैं वो सब हमसे ऊपर चल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है क्या, इसको सुधारो और हमारे क्या करो, रेटिंग अपग्रेड करो। ठीक है बात यहाँ तक। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भारत में कुछ कमियां भी होगी भाई। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चाहे कोई कितनी बदमाश हो, चाहे कितनी बायसनेस हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको आधार होगा ना कि भारत की नीचे क्यों रख रखी है। तो भारत का नीचे रखने का सबसे बड़ा कारण है डेट। गवर्नमेंट, भारत सरकार में कर्ज ज़्यादा है दुनिया के देशों की तुलना में दोस्तों। भारत सरकार क्या, जो उसकी क्षमता है उससे कर्ज बहुत ज़्यादा है। एक जनरल गवर्नमेंट होता है, देखो जनरल गवर्नमेंट का मतलब सिंपल होता है, जनरल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं। तो जनरल गवर्नमेंट डेट है ना भारत में लगभग जीडीपी का 84% है। जीडीपी का कितना, 84% ऑफ जीडीपी है। तो ये भारत का कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। देखो कर्जे को, जो डेट को हमेशा जीडीपी के परसेंटेज में दिखाते हैं। जीडीपी का क्या मतलब होता है, एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो ये प्रोडक्शन का 84% जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 84% हमारे ऊपर कर्ज है, जो काफ़ी बुरी बात मानी जाती है। और इवन हमारा जो एफआरबीएम एक्ट है वो खुद कहता है कि इसको कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए जनरल डेट लेवल को, जिसमें है ना 40% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और 20% सारे स्टेट का मिला के हो, दोनों को मिला के 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। लेकिन हमारा जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी के आदमी के ऊपर में या किसी देश के ऊपर में कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या उसको चुकाने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम सब जानते हैं। तो डेट जो सस्टेनेबिलिटी है ना, डेट सस्टेनेबिलिटी वो कम है भारत की। कहीं ना कहीं
भविष्य में अगर ये कर्ज इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो ये डिफॉल्ट ना कर दे, इसी डर से कि हमने इसकी क्या कर रहे हैं, रेटिंग नहीं सुधार रहे। तो गवर्नमेंट से वीक फिजिकल परफॉर्मेंस एंड बर्डनसम डेट स्टॉक, डेट बहुत ज़्यादा है भाई। जो जनरल डेट है ना वो 84% ऑफ जीडीपी है लगभग, और जो कि हम खुद कह रहे हैं हमारा देश का कानून है कि क्या 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, लेकिन ये कितना है, 84% है। लो डेट अफोर्डेबिलिटी है, मतलब जो डेट ले रखा है हम उसको अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पैसा हमारा कितना हो रहा है। 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग हम अगर देश में 100 रुपये कमा रही, देश में सरकार रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के, तो लगभग 26% तो ब्याज पे जा रहा है। तो ब्याज का भाव जो दबाव है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 100 रुपये आप कमा रहे हो तो उसका 26%, 26 रुपये कहाँ जा रहा है, ब्याज में जा रहा है। तो इसलिए लो डेट सब्सिडी है, मतलब ब्याज का भार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है देश पे, तो देश कभी अपना कर्ज ना चुका ऐसा संभव है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मेन आर्गूमेंट है। और ये हम देख भी सकते हैं, अभी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी 6.4% ऑफ जीडीपी है, जबकि कितना होना चाहिए आप सबको पता है, एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% होना चाहिए। तो ये दोनों का ये आर्गूमेंट है। फिर भी अगर मोटा मोटी कोई निष्कर्ष पूछे, मोटा मोटा निष्कर्ष यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट की तो जरूर गुंजाइश है। अगर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ट्रांसपेरेंट तरीके से रेटिंग दे तो भारत की रेटिंग सुधरनी चाहिए, ये हमारा निष्कर्ष है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।